सो हे गाइज, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइज, पहली बात तो ये विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइज, एक अच्छे साल की शुरुआत के लिए हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है पैसा। अब हम ज़िंदगी में कमा तो रहे हैं किसी ना किसी ढंग से, बट हमें ये नहीं समझ आता कि हम उसको इन्वेस्ट कैसे करें। हम जो अपने फंड जो हम कमा रहे हैं उसको राइट वे में पार्क कैसे करें ताकि हम इन्फ्लेशन बीट कर सकें। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई से मेरा मतलब क्या है? महंगाई से मेरा मतलब है आपकी परचेजिंग पावर। जो चीज़ आज आप 100 रुपये में खरीद सकते हैं वो चीज़ आप 5 साल बाद 100 रुपये में नहीं खरीद सकते। सो गाइज, आज मैं आपके लिए बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट 2024 एडिशन लेके आ चुका हूँ, क्योंकि नई साल की शुरुआत में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मनी इज़ पावर, मनी इज़ किंग। सो गाइज, अगर हम वीडियो अपनी स्टार्ट करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी परचेजिंग पावर होती है, परचेजिंग पावर से मेरा मतलब क्या है, जो आज चीज आप 100 रुपए की खरीद सकते हो वही सेम चीज आपको 100 रुपए की 5 साल बाद बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सो जो गाइज इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट से हाइक हो रहा है। सो गाइज, हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, हम क्या करते हैं, जो हम कमा रहे हैं हम एफडी में डाल देते हैं। एफडी क्या देती है? एवरेज आपको 6% का रिटर्न। अगर मान लो जो हमारी बॉन्ड यील्ड्स हैं, जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो हमारी इन्फ्लेशन है वो जिस हिसाब से बढ़ रही है वो बढ़ती गई। सो गाइज, आपको शायद ये सुन के हैरानी होगी, जो आप एफडी में आप अपने फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा डाल रहे हो वो एक्चुअली आपका डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है यानी अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए डाले, सो 1 साल के बाद आपको 1,06,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपको 1 साल के बाद 1,06,000 रुपए मिल रहे हैं और जो इन्फ्लेशन है वो मान लो 15% से बढ़ गई, आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर आपकी इन्फ्लेशन 15% से बढ़ गई, तो जो आपने मान लो 10% से बढ़ गई, सो जो आपने 6% का इंटरेस्ट कमाया अपने एफडी में उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। क्योंकि अगर आपको 1,06,000 जो आपने 1,06,000 रुपए कमाए हैं उस 1,06,000 पे अगर आप 10% माइनस कर दोगे, सो एक्चुअली जो आपने 1 लाख रुपए डाले थे अपनी एफडी में उसकी जो वैल्यू है अब वो 1 लाख से भी कम हो चुकी है। सो आप अपनी एफडी में कुछ नहीं कमा रहे हो गाइज। सो गाइज, हो क्या रहा है, आप और पीछे जाते जा रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, जो कि आप जितना पैसा कमा रहे हो उसको एफडी में डाल रहे हो। सो जो इन्वेस्टमेंट्स होती है हमारी, जो हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी होती है वो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम लाइफ में एक हायर रेट ऑफ रिटर्न कमा पाए, इन जनरल हम लाइफ में और ज्यादा पैसा कमा पाए। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 2024 एडिशन की वीडियो, बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट इन 2024। सो गाइज, जो मेरी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस जो पूरी वीडियो में मैं दूंगा वो ये है, डोंट रिपीट द सेम फाइनेंशियल मिस्टेक्स अगेन कॉज यू हैव लिमिटेड टाइम टू मेक मनी अगेन। अगर आप मान लो 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2020 में आपने कुछ ऐसी मिस्टेक्स करी हैं जिनको आप रिपीट कर रहे हो, सो एक प्रण ले लो, एक रेजोल्यूशन ले लो नए साल की शुरुआत में कि आप वो चीज कभी भी दोबारा नहीं करोगे। क्योंकि गाइज आपको पता है, अगर आप 25 साल के हो, आप 26 साल के हो, 27 साल के हो, आपकी एज बढ़ती जा रही है, जो आपका जीने की, ये गाइज हार्ड ट्रूथ है, बट जो आपकी मरने की डेट है, जो आप जितना कम जियोगे जिस हिसाब से आपकी लाइफ बढ़ रही है, सो आपके पास वो सेम टाइम नहीं रहेगा। जो आप 25 साल की उम्र में कमा रहे हो अगर आप उसको गवा रहे हो, सो वो चीज कभी भी दोबारा वापस नहीं आएगी। सो डोंट मेक द सेम फाइनेंशियल मिस्टेक्स अगेन, ये मेरी बेस्ट एडवाइस रहेगी आपके लिए। बार बार सेम चीज पे गलती मत करो गाइस, इट इज नॉट वर्थ इट। और भी बहुत चीजें हैं मार्केट्स में ट्राई करने के लिए, और भी बहुत बड़ी दुनिया है, आप उसमें और भी काफी चीजें कर सकते हो। सो एक ही चीज में मत करते रहो अपनी लाइफ खराब। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको मैंने अपनी एक मेजर लर्निंग बता दी आज की वीडियो में। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये देखो गाइस, इससे मेरा क्या मतलब है, जो मेरी सेकंड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस है वो ये है, ऑलवेज 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 हैव एन इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड से मेरा क्या मतलब है? इमरजेंसी फंड से मेरा ये मतलब है, इमरजेंसी फंड का जो आपका पैसा है वो खाली एफडी में इन्वेस्ट होगा। वो एफडी में इसलिए इन्वेस्ट होगा ताकि आप उसको कभी भी विड्रॉ कर सको। इमरजेंसी फंड से मेरा ये मतलब है कि अगर मान लो आपके घर में कोई मिसहैपनिंग होती है, भगवान ना करे कभी भी किसी की लाइफ में कोई बुरा समय आए, बट अगर आपका बुरा समय चल रहा है, आपके पास पैसे की तंगी है, सो ये जो इमरजेंसी फंड है ना आपका, ये आपकी जिंदगी बचा भी लेगा और आपकी जिंदगी बदल भी देगा गाइस। सो ऑलवेज ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी फंड। आपका कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आ गया फैमिली में, आपका कोई मान लो कोई भी अनहोनी हो गई, सो ये जो पैसा होता है ना ये आपको बचा लेगा, उस लाइफ के फेज से आपको निकाल लेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी फंड। सो गाइज, जैसे कि मैंने अपनी एक और लाइन में इसमें लिखा है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट टुमारो विल बी। आज आप सो रहे हो, आज जो आपके हालात हैं, जो आप जॉब कर रहे हो, जो आप बिजनेस कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि वो कल कैसा होगा। सो ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी फंड। आपके पास इतना पैसा पार्क्ड होना चाहिए एफडीज में। मैं एफडी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मानो या ना मानो, दिस इज सेफेस्ट।
ये सेफेस्ट है, इसलिए जो उसका रेट ऑफ रिटर्न है वो लोएस्ट है। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आप करते हो, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो भी उसका रेट ऑफ रिटर्न है वो जितना कम होगा, उसका मतलब ये होता है गाइस कि वो बहुत ही ज्यादा सेफ है। सो एफडी हमारी सेफेस्ट में आती है। सो इसमें आप अपना इमरजेंसी फंड पार्क करो, जो कि आपको लाइफ में कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो आपको किस स्टेज पे काम आ जाए। सो ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी फंड। सो गाइस हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ऐसी और भी बहुत ज्यादा अमेजिंग मैं आपके लिए स्ट्रैटेजीज लेके आया हूँ। अब मैं आपको पूरी बात करूंगा फिक्स डिपॉजिट के बारे में, ये किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए नहीं है, और अगर आप जो पैसा कमा रहे हो, जो भी आपकी इनकम है, उसका कितना परसेंटेज आपको फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहिए अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको कितना पैसा अपने फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहिए। सो गाइज अगर हम अभी बात करें फिक्स डिपॉजिट होता क्या, हमें ये तो मैंने आपसे बात कर ली कि जो उसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होता है फिक्स डिपॉजिट का, वो करीबन 6% के आसपास होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि 6% के आसपास का होता है, और मैंने आपको ये भी चीज बता दी कि जो हमारे इमरजेंसी फंड्स हैं, जिस पैसे की हमें कभी भी कहीं भी लाइफ में किसी भी स्टेज पे जरूरत हो सकती है, वही खाली फिक्स डिपॉजिट में पार्क होने चाहिए। उनका जो मेजॉरिटी पोर्शन है जो आपके इमरजेंसी फंड का, वो फिक्स डिपॉजिट में पार्क होना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट में जो आपके इमरजेंसी फंड इसलिए पार्क होने चाहिए गाइस, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। जो आप एफडी का पैसा वो कभी भी आप तोड़ के निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है वो वहां पे है, वो आपने उस टाइप से उसकी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने उतना अमाउंट अपने लिए रिजर्व रखा है कि मेरी लाइफ में मेरे को नहीं पता कल क्या होगा, सो वो मेरे पास पैसा है एज अ सेफ ऑप्शन। सो गाइज फिक्स डिपॉजिट की हमने बात कर ली, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपको मैंने बता दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड में मैंने ये चीज लिखी है, इट वॉज, इज एंड ऑलवेज विल बी एन डिप्रिशिएटिंग एसेट। जैसे कि भी अभी आपको मैंने इन्फ्लेशन से कंपेयर करके बताया, इन्फ्लेशन क्या है, हमारी महंगाई, हमारी परचेजिंग पावर। जो चीज़ आज हम 1000, 5000, 10,000, 1 लाख की खरीद रहे हैं, वही सेम चीज़ की वैल्यू 5 साल बाद वो नहीं होगी, वो चीज़ आपको और महंगी खरीदनी पड़ेगी। सो दिस इज इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, डिक्रीजिंग परचेज पावर ऑफ मनी। सो आपको ये मैंने बता दिया कि ये अगर एफडी में आपने पैसे डाले हैं, 1 लाख के एंड में आपको 1,06,000 तो मिल गए, बट अगर आपकी इन्फ्लेशन ही 15% की है, सो जो आपने 1,06,000 कमाए हैं उसमें 15% तो इन्फ्लेशन ले गई। सो आपका क्या हुआ, आपने जितने पैसे डाले थे 1 लाख, आप उससे भी कम पे आ गए। सो जहां से आपने शुरुआत करी थी एफडी में, इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करा था, अब वो भी आपके पास पैसा नहीं है। सो आप लॉस में जाते जा रहे हो जितना पैसा एफडी में डालते जा रहे हो। सो हमें क्या करना है, हमें खाली इमरजेंसी फंड इसमें पार्क करना है एफडी में गाइस, फिक्स डिपॉजिट जो हमारा होता है। और जैसे कि मैंने आपको बात करी अभी, मेन कॉज क्या है इस इन्फ्लेशन का, मेन कॉज इस इन्फ्लेशन का ये है कि जो बढ़ती महंगाई है। अब आप एक चीज देखते होगे गाइस, जो हमारे पेरेंट्स हमसे बात करते थे, यार हमारे टाइम में जो ब्रेड है वो 10 पैसे की आती थी, 50 पैसे की आती थी, 1 रुपए की आती थी, हम इतने ही सब्जी लाते थे। जो अभी से ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको, बट जो इन्फ्लेशन है हमारा वो इतनी रैपिडली फास्ट तरीके से बढ़ रहा है कि जो एफडी है एक बहुत ही ज्यादा डिप्रिशिएटिंग एसेट बन चुका है। जो पैसा आपके पास आज है वो आपको 1 साल के बाद कम ही होकर मिलेगा गाइस, क्योंकि जो हमारा फिक्स डिपॉजिट है उसका बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन पे गंदा इंपैक्ट आ रहा है। सो गाइस अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जैसे कि आपको मैंने फिक्स डिपॉजिट भी समझाया है, और भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट मैं आपके आगे लेके आ रहा हूँ। करते हैं स्टार्ट। सो गाइस अब हमारी जो लेडीज़ की फेवरेट चीज़ होती है, अब तो मेंस भी काफ़ी इसको लाइक करते हैं, जो होती है हमारी ज्वेलरी, और वो बनती है गोल्ड से। अब गोल्ड में आपको समझने की क्या बात है, गोल्ड में आपको समझने की बात है, इसमें मैंने आपको लिखा है एवरेज ईयर रिटर्न। जैसे मैंने 9 से 10% लिखा है, कुछ साल ये 8 से 10% के बीच में भी वैरी करता है, काफी बार 8 से कम भी होता है, बट जो एवरेज निकल के आया ओवर द इयर्स वो 8, 9, 10% के अप्रॉक्स आया है। सो आप 9% इसका एवरेज लेके चल सकते हो। सो गोल्ड को हम एक इन्वेस्टमेंट की तरह कब कंसिडर करते हैं गाइस? सो हम गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट की तरह तब कंसिडर करते हैं जब अगर हम ज्वेलरी खरीद रहे हैं। सो पहली बात तो ये मैं आपको ये बता दूं कि जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बट फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। भाई मैंने तो 50 लाख की चेन पहन रखी है, भाई मैंने 10 लाख की चेन पहन रखी है, गाइस मैंने 25 लाख की चेन पहन रखी है। ये जो भी आप चीज सुनते हो, जो ज्वेलरी होती है आपकी, इट इज ओनली फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। भले ही वो अपनी वैल्यू रिटेन करेगी, भले ही आपका वो डिप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है, बट जो आपने उस पे मेकिंग चार्जेस दिए हैं, आपका जितना भी कमाई है, जो आपने 10%, 15% के मेकिंग चार्जेस दिए ज्वेलर को, जो आप कमाने वाले थे गोल्ड से, वो आपने मेकिंग चार्जेस में ही दे दिया। सो
इट इज ओनली फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन जब आप ज्वेलरी को कंसिडर करते हैं। अब गाइस हम काफी बार देखते हैं दिवाली पे हमारे पेरेंट्स एक 5 ग्राम का कॉइन लेके आते हैं, एक बिस्किट लेके आते हैं, 10 ग्राम का कॉइन लेके आते हैं। सो होता क्या है, वो जो चीजें होती हैं गाइस उसमें आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते। जो भी मार्केट का 10 ग्राम का गोल्ड का रेट चल रहा होता है, 1 ग्राम का गोल्ड का रेट चल रहा होता है मार्केट्स के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि आपको पता है ये कमोडिटी है तो ये स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड होती है। सो उस टाइम जो रेट चल रहा होता है उसके हिसाब से आपको बिना मेकिंग चार्ज दिए वो चीज मिल जाती है। सो दैट कैन बी कंसिडर एन इन्वेस्टमेंट। और गाइज इसमें हम बात करें तो आपने एक बहुत कॉमनली चीज सुनी होगी, वो होता है हमारा एसजीबीज। एसजीबीज होते हैं हमारे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये एक सरकारी स्कीम है। ठीक है, पहली बात तो ये, दिस इज नॉट अ प्राइवेट स्कीम, दिस इज अ गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्कीम। जो हमारे एसजीबीज होते हैं और जो हमारे एसजीबीज हैं उनकी एक साल में क्वार्टरली ओपनिंग्स होती हैं। सो गाइज आपको मेक श्योर करना है अगर आप एसजीबीज में पैसे डाल रहे हो तो एसजीबीज में आपको बेनिफिट क्या मिलता है। एसजीबीज में आपको ये बेनिफिट मिलता है जो भी ईयरली गोल्ड का रेट ऑफ रिटर्न होगा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट जितना आप एफडी में डाल के कमाओगे प्लस गोल्ड रिटर्न वो आपको दोनों मिलेंगे। ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए अगर आपको अपना पैसा सेफली पार्क करना है, अगर आपको पैसा एक लॉन्गर टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना है, अगर आपको पैसे जो आप कमा रहे हो अगर उस पैसे को आपको इन्फ्लेशन से बचाना है। सो मैं एसजीबीज को ना डबल धमाका भी बोलता हूं। मैं एसजीबीज को डबल धमाका इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है ना वो खाली गोल्ड पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो जो एफडी के पैसे होते हैं एफडी के पैसे पे भी डिपेंडेंट है। सो इसलिए आपको एक डबल धमाका टाइप की चीज मिल रही है। सो गाइस मेक श्योर आप थोड़ा एसजीबीज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो। मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप ज्वेलरी मत खरीदो। ज्वेलरी आपकी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की तरह एक्ट करती है। एक आपकी जो अच्छा इच्छाएं होती हैं कि यार मैं इतने की चेन पहन रहा हूं, मैंने ये पहन रखा, मैंने कड़ा पहन रखा है। सो वो जो होता है वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है प्योरली, वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बट ये होता है अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो सो उसकी जो वैल्यू होती है वो रिटेन रहती है। इसलिए हम हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं अगर आपको कुछ भी लेजरली चीज खरीदनी, मान लो मेरे पास मैं आज एक 2 लाख रुपए का आईफोन यूज कर रहा हूं, पर अगर आपने 2 लाख रुपए की एक सोने की चेन पहन रखी है गाइस तो उसकी जो वैल्यू है वो ओवर द टाइम इंक्रीज ही होगी, वो कभी आपको घाटा देके नहीं जाएगी। भले ही आपने उसमें मेकिंग चार्ज दिए हैं बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपने 10% के मेकिंग चार्ज दिए हैं, 1 साल बाद अगर गोल्ड का जो रिटर्न है वो 10% का रहा, सो 1 साल के बाद आप प्रॉफिट में आते जाओगे। कि जो आपकी 2 लाख की चेन होगी उस पर जो आपको 2,20,000 कमाने थे वो आप 20,000 तो पहले मेकिंग चार्ज में दे चुके हो। तो नेक्स्ट ईयर से जो भी आपको 10% का रेट ऑफ रिटर्न जो गोल्ड का जो बढ़ते हुए प्राइस में आपको मिलेगा वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बस इसमें आपको 1 साल के बेनिफिट का लॉस होगा या 2 साल के, डिपेंडिंग गोल्ड का क्या रिटर्न रहता है। सो इसलिए जो गोल्ड है वो प्योरली सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी, जो आप दिवाली पे कॉइन्स वगैरह खरीदते हो, आप बिस्किट्स खरीदते हो, आप कुछ भी खरीदते हो, आप कॉइन्स खरीदते हो, वो एक टाइप की इन्वेस्टमेंट हो सकती है क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज आपको नहीं देने पड़ते। सो गाइस जैसे कि हमने एसजीबीज की बात करी, हमने गोल्ड की बात करी, ज्वेलरी की बात करी, हमने हर चीज बात कर ली, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की बात कर ली गोल्ड के। सो आपको एक चीज तो मेक श्योर करनी होती है जब आप स्टॉक मार्केट, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो ना गाइस, सो आपको पता होगा कि आपको गोल्ड में कब खरीदना है कब नहीं खरीदना। वो हम बता पाते हैं अपने टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से कि जो गोल्ड के लेवल्स है, अगर सोने का भाव बढ़ा है सो आपको अवॉइड करना है उस टाइम खरीदना है, क्योंकि गाइस सोने का जो भाव होता है वो हर टाइम नहीं बढ़ता रहता। गोल्ड बीइंग अ कमोडिटी ऑल्सो फॉलोज सेक्टर रोटेशन। सो जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, ये जो टर्म है मैं बार बार मेंशन करता हूं, जो हमारी सेक्टर रोटेशन की टर्म है मैं उसको बार बार मेंशन करता हूं, बार बार, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं एक अलग से एक बड़ी वीडियो लेके आऊंगा सेक्टर रोटेशन के लिए ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि सेक्टर रोटेशन आखिर होती क्या है। सो गोल्ड भी हर टाइम अच्छे परफॉर्म नहीं करता, गोल्ड भी एक सेक्टर में चलता है। कभी हमारा आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, कभी हमारी कमोडिटी मार्केट्स कभी अच्छा परफॉर्म करती है, कभी हमारा फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, कभी हमारी कोई इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करती है। सो गोल्ड भी एक सेक्टर रोटेशन का ही पार्ट है, बीइंग अ कमोडिटी। तो आपको पता होना चाहिए आपको कब बाय करना है गोल्ड, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। कभी गिर रहा है प्राइस, कभी भाव कम है उसका, तब आप एसजीबीज खरीद सकते हो, तब आप गोल्ड में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, तब आप जो आप सोने के बिस्किट खरीदते हो, आप कॉइन्स खरीदते हो, वो आप खरीद सकते हो। सो गाइज ये एक आइडिया दिया मैं आपको गोल्ड का, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हो गोल्ड में। सो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, एंड दिस इज प्योरली एडवाइस। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट यू बाय गोल्ड, दैट यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, दैट यू गो एंड इन्वेस्ट एनीवेयर। गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं, पैसा आपका है, पैसे आपने कमाने हैं, रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा। आई एम जस्ट हेयर
टू टेल यू व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आपको ही पता है, आपके ही पैसे हैं, आपको ही अपनी ड्यू डिलिजेंस करके पैसे इन्वेस्ट करने हैं। जो आप पैसा कमाओगे उस पैसे को इन्वेस्ट करके वो भी आपके पास ही जाएगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। सो गाइस, कभी भी किसी को इतनी पावर मत दो कि वो ये डिसाइड कर रहा है कि आपको जो आपने जो पैसा कमाया है, आपने कहीं उसको इन्वेस्ट किया तो वो उसके हिसाब से ग्रो होगा। पैसा हमेशा आपके हिसाब से ग्रो होना चाहिए। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की इतनी कमी है कि लोग अपने सारी लाइफ सेविंग्स एफडी में डाल देते हैं, एक बैंक को दे देते हैं वो, और वो बैंक क्या करता है 5-6% का उनको ईयरली इंटरेस्ट देता है। अगर इन्फ्लेशन 10% है, सो आप क्या कमा रहे हो? कुछ नहीं कमा रहे, कुछ नहीं कमा रहे आप। जिंदगी में और पीछे जाते जा रहे हो, और पीछे जाते जा रहे हो। जितना कमा रहे हो उससे कम आपको मिल रहा है। सो ऑलवेज डू योर ड्यू डिलिजेंस। अच्छा टाइम स्पेंड करो अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे, अच्छे से उनको एनालाइज करो, सब कुछ स्टडी करो। बिना स्टडी, बिना पढ़ाई, बिना ड्यू डिलिजेंस के आपको कुछ नहीं मिलेगा गाइस। सो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक की, वो है हमारा म्यूचुअल फंड्स। गाइज, व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है। अगर आज से आप म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, या आपको पता है कि एसआईपी की आप थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और बट आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ एसआईपी। एसआईपी क्या होती है? एसआईपी होती है हमारी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप महीने में एक डेट डिसाइड कर लोगे, उस डेट को आपके अकाउंट से पैसा कट के आपके जो आपने म्यूचुअल फंड डिसाइड कर लिया है उसमें लग जाएगा जाके। भैया मैं महीने की 10,000 की एसआईपी बनवा ली है, हर महीने की 10 तारीख को उस एसआईपी के पैसे कटेंगे। वो जाके मैंने म्यूचुअल फंड जो भी मैंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप, जो भी मैंने म्यूचुअल फंड डिसाइड कर रखा है उसमें जाके वो पार्क हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स में दिक्कत क्या है गाइस? म्यूचुअल फंड्स में ये दिक्कत है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आप एक चीज देखो, अगर आप हायर लेवल्स पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो हमारे स्टॉक इंडेक्सेस हैं, जो हमारी स्टॉक मार्केट है, उसमें आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, सो गाइस आपको एक चीज तो पता है, आपने हायर लेवल्स पे इन्वेस्ट करी है। अब हायर लेवल्स पे अगर आपने इन्वेस्ट किया तो वो थोड़ी नीचे भी आएगी। सो होता क्या है, एक आपको ओवरऑल एक एवरेज ठीक निकल के नहीं आता जब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। बेस्ट वे क्या होता है म्यूचुअल फंड का? मैं सबको यही बोलता हूँ, थोड़ी थोड़ी स्टॉक मार्केट सीखनी शुरू करो, थोड़ी थोड़ी जो आपका बेसिक चार्ट एनालिसिस होता है उसको सीखना शुरू करो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अगर आज मार्केट गिरी है सो मैं क्या करूंगा। अगर मान लो मेरे को महीने के 10,000 डालने हैं, अगर मेरे को मान लो महीने के 1 लाख रुपए डालने हैं किसी म्यूचुअल फंड में, सो मैं क्या करूंगा, अगर आज मार्केट गिरी है उसका 10% डाल दूंगा, उसका 15% डाल दूंगा, उसका 20% डाल दूंगा, डिपेंडिंग मेरे पास पैसा कितना है। अगर मार्केट दोबारा गिरी तो आपने और बड़ा अमाउंट डाला, मार्केट दोबारा गिरी तो आपने और बड़ा अमाउंट डाला। तो इससे क्या होगा, जो आपकी एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट है, जो आपका एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से अप्लाई होगा, क्योंकि आपने लोअर लेवल्स पे लिया है म्यूचुअल फंड में। जो आपने इन्वेस्टिंग करी है वो आपने लोअर लेवल्स पे करी है, जो कि एसआईपी में नहीं होता। एसआईपी में बस वो सीधे जाके मार्केट में लग जाते हैं। जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं वो सीधे जाके मार्केट में आपका पैसा डाल देते हैं। उस टाइम मार्केट की क्या कंडीशन है, मार्केट गिर रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, से फर्क नहीं पड़ता। सो जो ओवरऑल आपका रिटर्न आता है, अगर आप एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट से उसको इन्वेस्ट कर रहे हो कि एक मार्केट ने हल्का सा नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, मार्केट में हल्की सी बेरिशनेस है, सो आप जो उसके लोअर लेवल्स हैं, अगर आप लोअर लेवल्स पे इन्वेस्टिंग कर रहे हो, सो आपको एंड में जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो, अगर आप मान लो आपका जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो आपको बोल रहा है कि आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, भले ही वो कोई भी म्यूचुअल फंड हो, सो आप उस 12% से भी बहुत ज्यादा निकाल पाओगे। हो सकता है आप 20% निकाल लो। 20% आप क्यों निकाल पा रहे हो? एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि आपने लोअर लेवल्स पे खरीदा है, आपने लोअर लेवल्स पे अपना मनी पार्क किया है म्यूचुअल फंड में, आपने लोअर लेवल्स पे जो यूनिट्स होती है म्यूचुअल फंड की वो खरीदी है। अगर आप एसआईपी के थ्रू करोगे तो आपको कम मिलेगा। जो आपको मैंने एवरेजिंग का प्लान बताया, इस पे एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें अच्छे से क्लियरली कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो। सो पहली बात तो गाइस आपको म्यूचुअल फंड की ये पता होनी चाहिए कि जैसे मैं आपको बताया इनडायरेक्ट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं। सो इसमें आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है गाइस कि आपने कहीं सुना कि यार ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, मैं इसमें पैसा डाल दूं, कि भाई ये वाला अच्छा है, ये ब्लू चिप है, ये 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, ठीक है, अच्छी बात है, पुराना है वो, उसने एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया हुआ है अपना। बट सबके लिए गाइस म्यूचुअल फंड सेम नहीं होते। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, ऑलवेज नो फॉर हाउ लॉन्ग यू डोंट नीड द मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब गाइस इसमें ये मैंने ऐसा क्यों बोला, ये मैंने इसलिए बोला कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, सो आपको पता होना चाहिए कि वो जो पैसा है, अगर मान लो मार्केट ने 3 साल, 2 साल, 4 साल रिटर्न ही नहीं दिया, मार्केट जहां थी वहीं खड़ी है, आपके जो स्टॉक्स है उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया, सो होगा क्या, आप थक जाओगे, यार मार्केट से मेरे को तो पैसा मिल नहीं रहा, मेरे म्यूचुअल फंड मेरे को कोई रेट ऑफ रिटर्न कमा के तो दे नहीं रहे, कोई रिटर्न मेरे को मिल नहीं रहा। सो होगा क्या, आपने इतने साल वेट किया, आपने अपना पैसा निकाल लिया, जैसे आपने पैसा निकाला मार्केट ऊपर जाने लग गई।
आपका जो होराइजन होता है, जिस टाइम के लिए आपको पैसे डालने हैं, 5 साल 10 साल, वो आपको पहले ही पता होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपका म्यूचुअल फंड डिसाइड होता है। जो आपका टाइम होराइजन होता है उसी के बेसिस पे आपका जो म्यूचुअल फंड होता है वो डिसाइड होता है कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कितने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है गाइस, ठीक है। अब मैंने इसमें एक चीज बात करी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर डिफरेंट फॉर एवरीवन। ये मैंने आपको चीज पहले भी बताई है और मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा आपके लिए, मैंने क्यों बताई है आपको चीज। गाइस, जो कि अभी मैंने आपको चीज बताई कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर डिफरेंट फॉर एवरीवन, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप जॉब में हो, आप बिजनेस कर रहे हो, जो जॉब वाले की कमाई होगी, हो सकता है वो बिजनेस वाले से कम हो सकता है वो बिजनेस वाले से ज्यादा हो सकता है अगर जॉब में अभी आप पैसे कमा रहे हो तो आपके पास 5-10 साल का जो पीरियड ऑफ टाइम में जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है कि आप 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हो। बट मान लो एक बिजनेस वाला बंदा है, उसको 5 साल में पैसे चाहिए, उसको 2 साल में पैसे चाहिए, उसको 3 साल में पैसे चाहिए। वो जो डिसाइड करेगा म्यूचुअल फंड, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेडिंग प्लान बनेगा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट करने का, वो एक बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट प्लान होगा एज कम्पेयर टू जॉब वाला जो हमारा बंदा है, जो हमारा एम्प्लॉय है, जो हमारा कंपनी में बंदा काम कर रहा है, जो सुबह 9 to 5 की जॉब कर रहा है। हर बंदे के लिए, कोई भी बंदा हो, वो डिपेंड करता है वो किस प्रोफेशन में है, उसकी अर्निंग क्या है, वो कितने टाइम के लिए पैसा डाल रहा है। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप किस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूरे आप समझ लो जितने भी 90% इन्वेस्टमेंट जो लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं वो अच्छे से ड्यू डिलिजेंस नहीं करते। भैया हमारे बैंक मैनेजर का कॉल आया था, भैया मेरे बैंक में एक दोस्त है, उसने कहा ये चीज़ ले लो, ये बढ़िया चीज़ है। क्या हुआ, 5 साल में पता चला जितना पैसा डाला है उससे भी कम रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। क्यों? आपने डायरेक्ट में डाल दिया, आपने इनडायरेक्ट में डाल दिया। अगर आपने मिड कैप में डाल दिया, मिड कैप ने परफॉर्म नहीं करा, बट लार्ज कैप ने करा, लार्ज कैप ऑफ स्टॉक्स ने करा, स्मॉल कैप ऑफ स्टॉक्स ने करा। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी के कहे सुने मत चलो। आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। पढ़ के अच्छे से उसको एनालाइज करके, उसको अच्छे से स्टडी करके आपको इन्वेस्ट करना है। ऐसे नहीं कूद जाना किसी चीज में, उसने कहा कि ले लिया। अच्छे से पढ़ो, एनालाइज करो, उसको समझो, हर चीज को जो मैंने बताई है, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, कोई भी हो वो, उसको अच्छे से समझो पहले, फिर इन्वेस्ट करो, क्योंकि पैसा आपका है गाइस। गाइस, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे जो मेरा मेन टॉपिक के बारे में अब मैं बात करने वाला हूँ वो है हमारा स्मॉल केस। स्मॉल केस जो है हमारा, वो स्मॉल केस किन लोगों के लिए है? पहली बात तो ये समझते हैं, स्मॉल केस गाइज उन लोगों के लिए, फॉर पीपल हु डोंट वांट टू इन्वेस्ट ओनली इन द स्टॉक मार्केट। जो हमारे लोग हैं जिनको लगता है कि यार शेयर बाजार तो बहुत रिस्की है, बहुत वॉलेटाइल होता है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, हमारा मनी तो सेफ नहीं है, हमारा पैसा डूब गया तो। स्मॉल केस क्या करता है, इसमें एक प्लान आता है गाइज, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में क्या होता है, it again uses the concept of sector rotation। ये जो सेक्टर रोटेशन है ना गाइस, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कैसे काम करती है। मार्केट में सारे सेक्टर्स एक साथ नहीं चलते, कभी कोई चीज़ बूम हो रही होती है, कभी कोई चीज़ बूम हो रही होती है, कभी फार्मा का सेक्टर ऊपर जाता है, कभी आईटी सेक्टर ऊपर जाता है। जो हमारा स्मॉल केस का ऑल वेदर इन्वेस्टिंग का प्लान है, जैसे कि मैंने दोबारा लिखा है इसमें, वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर रोटेशन। जो चीज़ जो टर्म्स मैं अपनी वीडियोस में बता रहा हूँ उसको रट लेना, उसको स्टडी करना, क्योंकि आपका पैसा है, सवारी अपने सम्मान की खुद जिम्मेदार है। पैसा आपका है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। किसी और को वो जिम्मेदारी मत दो, क्योंकि एंड में होगा क्या, आप रिग्रेट करोगे कि यार मैंने उसको अपने पैसे की जिम्मेदारी क्यों ली, और फिर आप मेरी आके वीडियो देखोगे कि यार हमें तो पहले बता चुके थे भैया, हमने उनके अकॉर्डिंग नहीं चले। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, किसी के कहे सुने में मत करो, क्योंकि क्या होगा कल पता नहीं। आपने इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, अगर आपने अपने हिसाब से पैसा डाला है, आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस से पैसा डाला है, आपने अच्छे से स्टडी करके पैसा डाला है, तो वो पैसा आपका अच्छी जगह पार्क हुआ है, क्योंकि आपको पता है आपको कब निकालना है, आपको पता है आपको, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपको मान लो आपके बच्चों की कॉलेज की फीस देनी है, तो आपको पता है कि वो आपको कब देनी है। आपको पता है कि अगर मेरे को गाड़ी लेनी है तो मेरे को इतने साल बाद लेनी है, अगर मेरे को घर लेना है वो मेरे को इतने सालों बाद लेना है, वो आपको पता है। वो जो बंदा आपको एडवाइस दे रहा है उसको नहीं पता। अपनी ड्यू डिलिजेंस करो, अपने स्टडी करो, अपने लेवल पे स्टडी करो, फिर इन्वेस्टमेंट्स करो। अभी हम स्मॉल केस की बात कर रहे थे। गाइस, स्मॉल केस में अगर आप ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में अपना पैसा डालते हो, करीबन 10 से 12% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अगर मान लो कई साल या किसी साल
जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती, जो निफ्टी बैंक निफ्टी हमारे इंडेक्सेस हैं, जो उसमें स्टॉक्स हैं, एक कॉन्ग्रीगेटेड संगठन है, वो अच्छा रेट ऑफ रिटर्न नहीं देता उस पर्टिकुलर ईयर में। सो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में क्या होता है, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में जो आपका पैसा पार्क होता है वो गोल्ड में भी होता है। एक पोर्शन मान लो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में, फर्स्ट चीज स्टॉक मार्केट में आपका पैसा गया, सेकेंड में मान लो गोल्ड में गया, थर्ड में मान लो ETF में गया, फोर्थ में मान लो कुछ चीजें डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में गई। सो आपका जो पैसा है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं हो, अब आप गोल्ड पे डिपेंडेंट नहीं हो, अब किसी भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान पे डिपेंडेंट नहीं हो कि यार अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो मेरा तो रेट ऑफ रिटर्न 0 है। सो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, इसमें भी करीबन 11-12% का एवरेज निकल के आता है, 10 से 12 के बीच में वेरी करता है वो। सो इसका मैंने जैसे आपको बताया कि इट वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेक्टर रोटेशन। सो सेक्टर रोटेशन में क्या होता है, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग हमने बात कर ली। सो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग के अलावा इनके और भी प्लान्स होते हैं जैसे सेक्टोरल एंड मोमेंटम स्मॉल केसेस। सो ये बेसिकली क्या करते हैं, अब जैसे कि समझ आ रहा है सेक्टोरल का क्या मतलब है। सेक्टोरल का ये मतलब है कि भाई जो मार्केट में, शेयर मार्केट में जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उसमें पैसा डाल दो। सो ये जो स्मॉल केस वाले बंदे होते हैं ये यही करते हैं, अपना क्या किया, IT चल रहा है IT में पैसा डाल दो। अगर मान लो कोई और डिपार्टमेंट चल रहा है, अगर मान लो मोटर्स चल रही है, गाड़ियों का काम चल रहा है, गाड़ियों में पैसा डाल दो, मारुति की में पैसा डाल दो, जो ओवरऑल एक कार इंडस्ट्री उसमें पैसा डाल दो। अगर IT चल रहा है, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, इनमें पैसा डाल दो। सो ये वो डिसाइड करते हैं। इसके भी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न करीबन 12 से 14% के रहते हैं। और अब हम आ जाते हैं मोमेंटम स्मॉल केस पे। मोमेंटम स्मॉल केस में क्या होता है, इसका जो रेट ऑफ रिटर्न निकल के आता है आपको हैरानी होगी, वो 16 से 20% का आता है। वो 16 से 20% रेट ऑफ रिटर्न निकलने का ये मतलब है कि जो मोमेंटम स्मॉल के होते हैं, मोमेंटम का क्या मतलब है, जो शेयर में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है या देखने को मिल रहा है, सो जो स्मॉल केस वाले बंदे होते हैं उसमें आपका पैसा डाल देते हैं। मोमेंटम होता है वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम का प्ले है, जिन स्टॉक्स में एक आपको अच्छी बढ़ावत देखने को मिलती है। एक मोमेंटम का क्या मतलब है, मोमेंटम का ये मतलब है जिन स्टॉक्स में आपको अच्छा गेन देखने को मिल सकता है, एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल सकता है। सो ये मोमेंटम स्मॉल केस भी आप ट्राई कर सकते हो। बट हमें क्या करना है, हमें ये करना है भैया पैसा डाल रहे हैं। दूसरी चीज़, अच्छे से पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, उसको अच्छे से पढ़ो, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ो। उसमें ये पढ़ो कि 1 साल में इसने कितना दिया है, 2 साल में कितना दिया है, 5 साल में रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है। अगर आपको 1 साल बाद पैसा चाहिए तो आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, 2 साल बाद कितना मिलेगा, 5 साल बाद कितना मिलेगा। और किसी के कहीं सुने में मत इन्वेस्ट करो, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको बस अपना माल बेचना है, उसको बस आपके पैसे चाहिए। आपके पैसे कहाँ पार्क हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए गाइस। जो गाइस थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड काफ़ी लोगों की हमारी फेवरेट है, वो है हमारी रियल एस्टेट मार्केट। अब रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं थोड़ा। जो हमारे मंजेवी खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनको पता होगा क्या चीज़ होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। सो अगर हम थोड़ी बात करें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की, सो एवरेज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो मार्केट का रहता है, इसमें आपका हाउसिंग भी आ जाता है, इसमें आपके सारे कमर्शियल, रॉ लैंड, रेजिडेंशियल सारे आ जाते हैं। सो अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आप कैलकुलेट करो वो होता है करीबन 9 से 10% का। सो गाइज रियल एस्टेट किन लोगों के लिए, रियल एस्टेट पहली बात तो ये उन लोगों के लिए है ही नहीं जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं हमारे। अगर वो कमाई महीने का ₹1,00,000 ले हैं तो 50,000 से तो वो कोई लैंड खरीद नहीं सकते, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वो कोई कमर्शियल लैंड नहीं खरीद सकते। सो गाइस जैसे कि हम बात करें यार, अगर आपके पास पुश्तैनी पैसा बहुत है, आपके पास 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए ऐसे पड़े हुए हैं। पड़े हुए का क्या मतलब है भाई, पार्क है भाई, दादा ने, हमारे नानू ने, हमारे परदादाओं ने इतना पैसा कमा लिया। सो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए है, आपको इन हैंड पैसा चाहिए होता है अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है। सो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिन लैंड्स का ऑलरेडी रेट बढ़ चुका है उनका दोबारा कभी रेट नहीं बढ़ेगा, उनका एक 9 से 10% एवरेज बढ़ेगा। बट अगर आपको मान लो 5 करोड़ से 10 करोड़ किसी प्रॉपर्टी में करना है तो उसमें आइडेंटिफिकेशन कि आप किस एरिया में ले रहे हो, आप किस स्टेट में ले रहे हो, उसमें किस टाइप की डेवलपमेंट हो रही है, उसमें किस टाइप का जो प्लान है गवर्नमेंट के वो लेके आ रही है। मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, चलो अगर मान लो हमारी दिल्ली में, हम दिल्ली में रह रहे हैं अभी, ठीक है, अगर आप मान लो आप गुड़गांव में रह रहे हो, गुड़गांव में क्या हुआ है पिछले 5-10 साल में, आपको पता है रेट ऑफ जो हमारी प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो कैसे बढ़े हैं। वो प्रॉपर्टी के रेट्स इसलिए बढ़े हैं क्योंकि जो डेवलपमेंट हुई है, जो गवर्नमेंट के प्लान्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे। तो जो लोगों को अपने रियल एस्टेट में एक रिटर्न देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। सो गाइज इसमें मैंने एक चीज़ और लिखी है, वो लिखी है मैंने REIT। सो REIT क्या होता है, REIT होता है हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये किन लोगों के लिए, अब ये उन लोगों के लिए भाई लोग जो हमारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारा महीने का
इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनका घर चल जाए, उनको इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है। उन लोगों के लिए नहीं है जिनको भैया जिनके पास पैसा ही पैसा है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास एक लिमिटेड कैपिटल है, उनके पास एक लिमिटेड फंड है इन्वेस्ट करने के लिए। सो इसका भी जो एवरेज रिटर्न रहता है रीट्स का, वो करीबन 9 से 10% का रहता है। सो इसमें होता क्या है, ये बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको हैरानी होगी जान के, जो हमारे रीट्स होते हैं, जो हमारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है और जो हमारा एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, ये हमारे स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड होते हैं। ये कंपनीज होती हैं, कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज जो आरईट्स जो हमारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, वो अपना आईपीओ लेके आते हैं, वो अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं ताकि वो कुछ पोर्शन, ये भी शेयर्स की तरह ट्रेड होती है। शेयर्स की तरह ट्रेड ऐसे होती है कि अगर मान लो मैं डायरेक्टली, मेरे पास 5 करोड़ नहीं है कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं आज। सो मैं क्या करूँगा, मैं रीट्स लूंगा, ठीक है, मैं रीट्स लूंगा, स्टॉक मार्केट में जाऊंगा। सो जो कंपनी हमारी रीट से करता धरता है, जो ऑपरेट कर रही है उसको, वो क्या करेगी, वो जो आगे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेगी, वो जो आगे कॉर्पोरेट ऑफिस बनाएगी, जो आगे हाउसिंग में इन्वेस्ट करेगी। सो वो जो आपका पैसा है, वो मान लो 1000 बंदे हैं, 1000 बंदों ने लाख लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब आपके पास एक अच्छा फंड क्रिएट हो गया, 1000 रुपए, 1000 बंदे सॉरी, इंटू 1 लाख। सो आपके पास ये फंड तो इकट्ठा हो ही गया, जो हमारे पास रीट्स के पास चला गया। तो रीट क्या करेगा, उसको उन एरियाज में इन्वेस्ट करेगा जो कि आप ये काम कर रहे थे। इसमें आप इनडायरेक्टली हाउसिंग, रियल एस्टेट, आपकी जो कमर्शियल लैंड हो गई, आपकी जो रॉ लैंड हो गई, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो ये भी एक टाइप की अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है जिन लोगों को कहना है कि मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अच्छे से इसको पढ़ो, अच्छे से इसको समझो, फिर अपना पैसा डालो। ऐसा ही नहीं कि मैंने बोला कूद गए, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। आपका पैसा है, आपको रिसर्च करनी है अच्छे से। मैं बस आपको एक नॉलेज दे सकता हूं, मैं बस आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकता हूं ताकि आप अपनी रिसर्च करो उस पूरे टॉपिक पे जाके, घर जाके, या मेरी जब आपकी यूट्यूब वीडियो खत्म हो जाए उसको दोबारा देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कमेंट्स में लिखो, जो भी आपके डाउट्स मैं सारे क्लियर करूंगा। बट आप सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। अगर आप कहीं भी पैसा डाल रहे हो, रियल एस्टेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, आप कुछ भी कर रहे हो अपने पैसों से, उसकी जिम्मेदारी खाली आपकी है कि भाई मैंने कहीं पैसे डाले थे, मेरे दोस्त ने मेरे 10 लाख रुपए उड़ा दिए। अब आपके दोस्त ने 10 लाख रुपए नहीं उठाए, आप पागल हो जो आपने अपने दोस्त को ट्रस्ट किया, आपकी गलती है जो आपने अपने दोस्त को ट्रस्ट किया, आप उसके थ्रू आपने 10 लाख रुपए कहीं डाल दिए। सो नए साल की शुरुआत में जो मैं कैंपेन चलाऊंगा, वो मैं कैंपेन चलाऊंगा थ्रू आउट द ईयर फाइनेंशियल लिटरेसी का। लोगों को पता होना चाहिए उनका पैसा कहाँ जा रहा है, लोगों को पता होना चाहिए वो किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ जाके पार्क हो रहा है। ये नहीं कि आंख बंद कर गया, मेरे दोस्त ने बोला था इसलिए मैंने ले लिया। ऑलवेज डू योर ड्यू डिलिजेंस पैसा डालने से कहीं भी पहले। सो गाइस अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मैंने इसमें क्या लिखा है, यू आर इन चार्ज ऑफ ग्रोइंग योर मनी एंड नॉट एनीवन एल्स। ऑलवेज टेक योर टाइम, स्टडी एंड एनालाइज व्हेन एंड वेयर यू शुड इन्वेस्ट। जो मैं पूरी वीडियो में आपको चीज़ बोलता आ रहा था, वो मैंने एक एंड में समराइज करने में भी लिख दी ताकि आपको समझ आ जाए आपको अपना कहाँ पैसा डालना है, आपको कहाँ पैसा नहीं डालना। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। इस कोट को अपने दिमाग में बिठा लो, पैसा आपका है, इन्वेस्ट आप कर रहे हो। अगर वो अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देगा तो पैसा आप ही कमाओगे, अगर आपका पैसा कहीं डूब गया उसके लिए भी आप जिम्मेदार हो। हर चीज़ में स्टडी, एनालाइज, स्टडी, गेन नॉलेज, फर्स्ट, उसके बगैर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये मैंने वही चीज़ों के बारे में बात करी जो मैं हर वीडियो में, हर स्लाइड के बाद आपको समझाता आ रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गाइस अगर हम चलें और हम अपनी लास्ट स्लाइड पे एक मेन टॉपिक के बारे में बात करें, ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना, अगर आपने ये समझ ली, सो आपकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग है, जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज है, वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। सो गाइस समझते हैं मैंने लिखा क्या है। इन्वेस्टमेंट्स आर बेस्ड ऑन व्हाट योर इनकम इज राइट नाउ, नॉट ऑन व्हाट इट विल बी इन द फ्यूचर। जो आज आप पैसा कमा रहे हो, अगर मान लो आपकी सैलरी है लाख रुपए, अगर मान लो आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, उसमें आप लाख रुपए सारे एम्प्लॉयज को पे करने के बाद आफ्टर टैक्स आपके पास लाख रुपए बच रहे हैं। सो 2 बंदे हैं हमारे पास, एक जॉब वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक बिजनेस वाला एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों के पास लाख लाख रुपए है। बट जो दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगी, जो दोनों की इनकम बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगी, वो डिफरेंट होगी। एक बंदा जॉब कर रहा है, एक बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट्स आर बेस्ड ऑन वॉट योर इनकम इज राइट नाउ, नॉट ऑन वॉट इट विल बी इन द फ्यूचर। सो अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उस टाइप से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो आप उस टाइप से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि यार मैं तो 2 लाख कमाऊंगा, मैं तो 3 लाख कमाऊंगा, सो मैं उसके हिसाब से चीज़ करूंगा। इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो करंट सिनेरियो के हिसाब से होती हैं, ये नहीं कि फ्यूचर क्या होगा। भले ही आप उन इन्वेस्टमेंट्स को फ्यूचर के लिए कर रहे हो बट आपको ये नहीं पता उनका क्या होगा। सो ऑलवेज ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट। अगर कोई चीज़ आज रिटर्न नहीं दे रही सो आपको ये नहीं पता कि वो फ्यूचर में देगी नहीं देगी। सो एक ट्रैक रिकॉर्ड देखो उस चीज़ का, ये देखो कि उसने रेट ऑफ रिटर्न जो टाइमली डिलीवर करें अपने इन्वेस्टर्स को नहीं करे हैं, ओवर द ईयर्स उसने कैसा परफॉर्म किया है। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है देखनी, उसके बिना आपको कुछ भी नहीं करना है। सो इन्वेस्टमेंट्स आर बेस्ड ऑन वॉट योर इनकम इज राइट नाउ, नॉट ऑन वॉट इट विल बी इन द फ्यूचर। इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। आज जो पैसा कमा रहे हो उस पर काम करो, जो कल कमाओगे ये नहीं कि कल कमाओगे तो सपनों में सोच रहे हो कि मैं 10 लाख कमाऊंगा, 20 लाख कमाऊंगा। अरे प्रेजेंट में जियो ना यार, प्रेजेंट में काम करो। इस चक्कर में अपना प्रेजेंट भी खराब कर लोगे। 20 लाख कमाओगे, जब कमाओगे तब देखना, आज जो कमा रहे हो वो देखो, ठीक है। सो प्रेजेंट में जियो, पास्ट में मत जियो, ना फ्यूचर में जीना है। फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, पास्ट से सीखना है, प्रेजेंट में जीना है। ध्यान रखना, प्रेजेंट में जीना है, पास्ट से सीखना है और फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। तो जो भी मैंने वीडियो बनाई है अभी उसकी स्लाइड्स को अच्छे से स्टडी करना, उस पर अच्छे से रिसर्च करना, फिर आपने अपने आप देखना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं ऐसा ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट आपके लिए इस चैनल पे लेके आता रहूँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जो हमारा 2024 शुरू हो रहा है वो बहुत ही अमेजिंग ईयर हो, लोगों के पास पैसा ही हो, हमारी जो माता लक्ष्मी है सबके घर में पधारें और सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट से, बहुत ही ज़्यादा अपने ऑल्टरनेटिव जो अपने एक्टिव पैसिव इनकम सोर्सेज जो भी हैं, कोई अच्छा पैसा कमाएं। एक फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू नॉलेज गेन करने के बाद, किसी की ना सुनते हुए खुद अपनी रिसर्च करने के बाद पैसा कमाएं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। सो गाइज, अपनी हमारी जो वीडियोस को प्लीज़ लाइक भी किया करिए, शेयर भी करिए करिए, क्योंकि हम काफ़ी रिसर्च करते हैं इस कंटेंट को डिलीवर करने से पहले आपके लिए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। विल बी बैक विद अनदर वीडियो।